The next topic from our unit of JSP or unit number 4 is in the previous chapter, that is using page directive or using JSP directive, we have just discussed that directives are a way through which we can modify or we can have more control on the servlet which is generated by ट्रांसलेटिंग द JSP पेज। JSP पेज से जो सर्वलेट बनती है इंटरनली, उसमें हम ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा अपना कोड अलग अलग तरीक़ों से रख सके और उसका जो स्ट्रक्चर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं हम डायरेक्टिव के द्वारा। और ऐसे ही डायरेक्टिव हमने डिस्कस की है पेज डायरेक्टिव। सो सिंटेक्स मैंने बताई थी आपको कि कोई भी डायरेक्टिव अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी सिंटेक्स कॉमन रहती है, लेस देन साइन परसेंटेज एट द रेट फिर डायरेक्टिव का नेम, फिर उसके एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एट्रीब्यूट्स कैन बी मल्टीपल। नाउ यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंक्लूडिंग फाइल्स। मतलब करंट JSP पेज में किसी और पेज को शामिल करना। मतलब शामिल करने की जब बात आती है तो ऐसा हमने PHP में भी देखा था कि हम किसी और पेज को अपने करंट पेज में इंक्लूड कर सकते। जनरली उसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूड करना कहते हैं। यहाँ पे जब JSP में भी हमें ये सुविधा दी गई है कि हम किसी एक्सटर्नल पेज को अपने करंट पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन दो तरीके आपको दिए गए हैं। एक ये है कि आप वो जो एक्सटर्नल पेज है उसका पूरा कोड आपके करंट पेज में इंसर्ट हो जाए। मतलब कि आपका जो करंट पेज है उसमें जो कोड है वो तो रहेगा ही, और उसमें ऐड हो जाएगा उस एक्सटर्नल पेज का कोड। मतलब जो सर्वलेट बनेगी आपके करंट पेज के ट्रांसलेशन से, जो सर्वलेट बनेगी उसमें करंट पेज का भी कोड होगा और उस एक्सटर्नल पेज जिसको आपने इंक्लूड किया है उसका भी कोड होगा। ये दोनों ही कोड उसमें होंगे। दूसरा तरीका ये है इंक्लूड करने का कि आपके करंट पेज के आउटपुट में उस एक्सटर्नल पेज का आउटपुट अपेंड हो जाए, कोड अपेंड नहीं होगा। जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो आपके पेज के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो आपके पेज का आउटपुट क्लाइंट को दिखाई देगा, प्लस उसमें अपेंड हो जाएगा उस सेकेंडरी पेज का आउटपुट। मतलब आपने अपने कोड में जहाँ पे भी उस फाइल को इंक्लूड किया है, एक्चुअली उसका कोड इंक्लूड नहीं होगा, डायरेक्टली उसका आउटपुट अपेंड होगा। आप सोचोगे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, आउटपुट अपेंड हो या कोड अपेंड हो। देखो इसमें इस दोनों बहुत ही अलग ही प्रकार के मतलब कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट मैकेनिज्म है। क्योंकि जब किसी एक्सटर्नल फाइल का कोड अपेंड होता है तो वो कोड अपनी फाइल का हिस्सा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने JSP पेज की शुरुआत में किसी और फाइल का कोड इंक्लूड किया है। अब उस एक्सटर्नल फाइल में आपने कोई मेथड बनाई है, कोई वेरिएबल्स बनाए हैं, तो उनको आप करंट पेज में एक्सेस कर सकते हो अपने कोड में। करंट पेज के कोड में उस एक्सटर्नल पेज के कोड को या उसकी मेथड्स, वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि वो कोड ही पूरा उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। आया समझ में? तो वो जो एक्सटर्नल पेज का कोड है वो अब हिस्सा बन गया है करंट पेज के कोड का। तो करंट पेज में कहीं पे भी आप एक्सटर्नल पेज के कोड को एक्सेस, मतलब उसके अगर वहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब आउटपुट शामिल होता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता। आउटपुट जब शामिल होता है तो वो जो एक्सटर्नल पेज है उसमें अगर कोई मेथड डिक्लेयर की है आपने, तो उसे आप करंट पेज के कोड में कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो करंट पेज में उसका कोड नहीं है। आया समझ में? तो ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म हैं, दोनों अपनी अलग अलग परिस्थितियों में उपयोगी होते हैं। जब आपको कोड एक्सेस नहीं करना है, सेकेंडरी पेज का कोड करंट पेज में एक्सेस नहीं करना है, सिर्फ आउटपुट ही चाहिए, तो आउटपुट इंक्लूड करो। आपको आउटपुट भी चाहिए और कोड भी वहाँ पे आपको कंट्रोल और मैनेज करना है, एक्सेस करना है, तो आप
कोड इंक्लूड कर सकते हो। यू कैन कंपेयर दिस इंक्लूडिंग कोड विद द हेडर फाइल कॉन्सेप्ट ऑफ सी सी प्लस प्लस। सी सी प्लस प्लस में क्या होता है, जब हम शुरू में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं तो वो हेडर फाइल का पूरा कोड अपनी करंट सी या सी प्लस प्लस फाइल में इंक्लूड हो जाता है। इंक्लूडिंग फाइल्स एंड एप्लेट्स, या फाइल्स भी और एप्लेट्स भी। देखो एप्लेट भी आपको पता है कि एप्लेट जावा का ही एक छोटा सा प्रोग्राम है कि जो इट इज इंक्लूडेड और इट इज एम्बेडेड इन वेब पेजेस। छोटा सा प्रोग्राम है जावा का कि जो जब जावा का जब शुरू में जावा आया था, मतलब कि 1995 की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब जावा का एंटरप्राइज एडिशन नहीं था, जनरली सॉफ्ट स्टैंडर्ड एडिशन था, तो उसमें स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस बनती थी शुरू में। तो तब जब इंटरनेट बूस्ट हुआ और डिमांड अराइज हुई कि भाई ऐसे प्रोग्राम्स की जो इंटरनेट के ज़रिए डाउनलोड किए जाए और वेब पेजेस को भी डायनेमिक बनाया जाए, तो ऐसे प्रोग्राम्स जब जावा में शुरू में बने, जावा के डेवलपर्स ने, जिन्होंने जावा बनाया, जब शुरू में ये सोचा तो उन्होंने एप्लेट करके एक प्रोग्रामिंग का एक मैकेनिज्म रखा। शुरू में हम दो प्रकार की एप्लीकेशन जावा में बनाते थे, एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस और दूसरा एप्लेट। स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस जो है वो जिस पीसी में इंस्टॉल होती है वहीं पर रन होती है, और एप्लेट उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जिसको आप किसी भी वेब पेज में एम्बेड कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई HTML का पूरा पेज लिखा है, वेब पेज, तो उसमें आप HTML में ऐसा टैग है एप्लेट टैग, जिसके जरिए आप जावा का वो एप्लेट वहां पे इंक्लूड कर सकते हो, है ना, जिसे हम एम्बेड करना कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बेड करना। तो क्या होगा कि पूरा HTML का पेज है आपका, उसमें आपने कहीं पे एप्लेट टैग लिखकर एम्बेड कर दिया एप्लेट को, मतलब पूरा कोड नहीं आएगा वहां पे एप्लेट का, पूरा कोड तो आपने एक जावा की फाइल में बना के रखा होगा ना, एप्लेट है वो प्योर जावा की फाइल है, तो आपने एक एप्लेट बनाया डॉट जावा से, उसको सेव किया, उसे कंपाइल किया, क्लास फाइल जनरेट हुई, उस क्लास फाइल को सर्वर पे रखा, और सर्वर पे जहां पे उस क्लास फाइल को रखा है उसका URL दिया यहाँ पे HTML पेज में एप्लेट टैग के अंदर, उस क्लास का रेफरेंस दिया। तो क्या होगा कि जब ये वेब पेज की जो आपका HTML में बना है वो जब रन होगा, तो उसमें जब ये एप्लेट टैग आएगा ना, जब ये एप्लेट टैग को ब्राउजर पढ़ेगा, तो हमें पता है कि ब्राउजर तो केवल HTML ही जानता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन ब्राउजर के समक्ष जब ये लाइन आएगी इंटरप्रेट करने के लिए एप्लेट टैग वाली, तो ब्राउजर खुद उसको रन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो क्लास फाइल है। तो ब्राउजर के पास ऐसे प्लगइन्स होते हैं, आजकल मार्केट में जितने भी ब्राउजर्स आते हैं वो जावा इनेबल, तो ब्राउजर के पास ऐसा खुद का JVM होता है या तो ऐसा प्लगइन होता है कि जो जावा के क्लास को रन कर सके। जब एप्लेट टैग आएगा ब्राउजर के सामने तो वो उस टैग को JVM को या फिर प्लगइन को रन करने को कहेगा, और तब वो एप्लेट रन होगा और उसकी असर दिखाई देगी उस वेब पेज में। तो एप्लेट तो जावा का प्रोग्राम है, तो उसमें तो हम ऐसा कोड लिख सकते हैं कि जो डायनेमिक कंटेंट जनरेट करे। तो कहने का मतलब वेब पेज में डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने के लिए एप्लेट का यूज हो सकता है। तो वो होता था पहले, लेकिन जब से ये जावा का एंटरप्राइज एडिशन आ गया, मतलब कि जावा में एक नया ही पूरा वर्जन बना के रखा वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, तो हम सर्वलेट और JSP बनाते, तो फिर अब एप्लेट का इतना उपयोग नहीं रहता, क्योंकि अब हमें पता है कि वेब पेज को अगर हमें डायनेमिक बनाना है तो हम JSP का यूज कर सकते हैं ना। पूरा HTML का पेज और उसमें कहीं पे डायनेमिक कंटेंट हमें जनरेट करना है तो JSP का यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास सपोज कि आपकी एप्लीकेशन कुछ सालों पहले बनी थी और उसमें एप्लेट्स है और उन्हें आप इंक्लूड करना चाहते हो, तो JSP के पेज में आप उनको भी, एप्लेट को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जो HTML में कर सकते हो वो यहाँ पे भी हम कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे चर्चा होगी इंक्लूडिंग एप्लेट्स की, क्योंकि आज जो कोई नया डेवलपर होगा वो एप्लेट नहीं बनाएगा, लेकिन पुरानी एप्लेट्स होगी और उनको अगर यूज करना है तो कर सकते हैं, नई एप्लेट्स बना सकते हैं,
नहीं बना सकते ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसका उपयोग बिल्कुल नहीं बता। Introduction: The JSP has three main capabilities for including external PCs, means external piece of code into our JSP document. JSP में ऐसे तीन मैकेनिज्म है, तीन कैपेबिलिटीज है कि जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल कोड को अपने करंट पेज में शामिल कर सके। और ये तीन जो मैकेनिज्म है या कैपेबिलिटीज है, JSP इंक्लूड एक्शन, JSP इंक्लूड डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब वो @ वाला सिंटेक्स, और तीसरा है JSP प्लगइन एक्शन। JSP कॉलन इंक्लूड एक्शन, JSP कॉलन इंक्लूड एक्शन, फिर इंक्लूड डायरेक्टिव एंड JSP प्लगइन एक्शन। तो तीन मैकेनिज्म्स है हमारे पास जिसके द्वारा हम किसी भी बाह्य फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को अपने करंट पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। JSP इंक्लूड एक्शन, इन शॉर्ट ये तीनों का यहाँ पे शॉर्ट में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। तीनों को हम बारी बारी डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। JSP colon include action. The JSP colon include action lets us to include the output of other JSP or servlet in our current JSP page. ये जो JSP include action है ना, वो किसी भी बाह्य मतलब कि एक्सटर्नल JSP पेज या सर्वलेट का आउटपुट अपने करंट पेज के आउटपुट में जोड़ने में उपयोगी होता है। फिर इंक्लूड डायरेक्टिव, तो इंक्लूड डायरेक्टिव लेट अस टू इंक्लूड द कोड ऑफ अदर JSP इन आवर करंट JSP। अब JSP इंक्लूड डायरेक्टिव जो है ना, वो जो एक्सटर्नल फाइल आप चाहते हो मतलब सर्वलेट या JSP, उसका कोड आपके करंट पेज के कोड में इंसर्ट या अपेंड कर देगा, इंक्लूड कर देगा। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है इन दोनों का डिफरेंस 7 मार्क्स में। दोनों को समझाना भी होता है और इनके डिफरेंस भी डिस्कस करने होते हैं। Then JSP plugin action. The JSP plugin action let us to insert applets into JSP pages. JSP plugin जो है एक्शन, उसके द्वारा हम एक्सटर्नल एप्लेट मतलब कि एप्लेट क्लास को अपने करंट JSP पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूडिंग फाइल्स, तो फाइल्स को इंक्लूड करने की जब बात आती है तो दो चीज़ आती है, JSP इंक्लूड एक्शन और JSP इंक्लूड डायरेक्टिव। अब हम शुरू करेंगे JSP इंक्लूड एक्शन से कि जो किसी एक्सटर्नल पेज का आउटपुट अपने करंट पेज के आउटपुट में ऐड कर देता है। तो अब कहाँ पे ज़रूरत है इसकी, ये थोड़ा हम सोचें कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखो, आप जब कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें काफ़ी सारे वेब पेजेस होंगे। आप चाहोगे कि आपके जितने भी वेब पेजेस है उनका लुक, उनके लुक में कुछ कंसिस्टेंसी बनाई जाए, मतलब बरकरार रहनी चाहिए। मतलब कि कोई भी पेज क्लाइंट एक्सेस करता है तो उसे ऐसा फील होना चाहिए कि ये सेम वेबसाइट का पेज है। इसके लिए जनरली हम एक समान प्रकार की थीम्स डिज़ाइन यूज़ करते हैं। एडिशनली हेडर्स फुटर्स हम समान प्रकार के देते हैं। अब हेडर फुटर का मतलब हमेशा ये तो नहीं है कि भाई हेडर मतलब कि केवल टाइटल दे दिया और फुटर मतलब कि चलो इसमें कुछ एक लाइन लिख दी, ऐसा नहीं है। हेडर्स में काफ़ी सारी लाइन्स हो सकती है, डायनेमिक हेडर भी हो सकता है, फुटर्स में भी कंटेंट हो सकते हैं डायनेमिक। तो कहने का मतलब एक से ज़्यादा लाइन्स हो सकती है हेडर्स में भी और एक से ज़्यादा लाइन हो सकती है फुटर्स में भी। तो हम अपने जितने भी पेजेस है उसमें सेम हेडर फुटर रखने के लिए अगर समान प्रकार का कोड हर जगह पे लिखेंगे तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और आपके कोड की लेंथ भी बढ़ जाएगी। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, हमें तो केवल क्या चाहिए, हमारे हर एक पेज में शुरू में फुटर आ जाए
और अंत में शुरू में हेडर आ जाए और अंत में फुटर आ जाए डायरेक्टली आउटपुट। तो ऐसे केस में हम हेडर को अलग से बना के फुटर को अलग से बना के सेव कर सकते हैं और उन दोनों फाइल्स को अपने हर पेज में उन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, मतलब उनका आउटपुट जोड़ सकते हैं। तो हमारा कोई भी पेज जब रन होगा तो शुरू में उसमें क्या आएगा, हेडर वाली फाइल, और एंड में क्या आएगा, फुटर वाली फाइल। वेरी सिमिलर टू द PHP इंक्लूड फंक्शन। आपको पता है ना, हम PHP में भी ऐसा करते थे कि हमने हेडर के लिए अलग फाइल बनाई थी header.php, और फुटर के लिए अलग फाइल बनाई थी footer.php। फिर हम हर पेज में उनको इंक्लूड कर लेते थे। Using this action only includes the output of the corresponding file at request time. It does not include code of that file. यहाँ पे JSP include action का यूज़ करने से वो जो सेकेंडरी पेज है, मतलब कि एक्सटर्नल पेज, उसका आउटपुट आपके करंट पेज के आउटपुट में जुड़ जाएगा। कोड, उस एक्सटर्नल पेज का कोड यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। राइटिंग द सेम कोड इन ईच इज अ बैड आइडिया। क्योंकि ये ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो एक ही प्रकार का कोड अपने हर एक पेज में लिखना, ये कोई चतुराई भरा निर्णय नहीं है या ऐसी अच्छी सोच नहीं है। JSP include let us to include the output of a secondary page at the time the main page is requested। क्या होता है अब कि आपने जब JSP include एक्शन का यूज करके वहाँ पे रेफरेंस दिया है किसी एक्सटर्नल पेज मतलब कि जो करंट पेज से बाहर है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सटर्नल का मतलब अपनी एप्लीकेशन के बाहर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, अपनी ही एप्लीकेशन का कोई और पेज। तो जब हमारा ये मेन पेज है, जो करंट पेज, वो जब रिक्वेस्ट किया जाएगा ब्राउज़र के ज़रिए, तो वो जो सेकेंडरी पेज है उसका आउटपुट आपके इस करंट पेज में जुड़ जाएगा। ये जो सेकेंडरी पेज है वो क्या हो सकता है? सेकेंडरी पेज कैन बी कंटेंट ऑफ एन HTML पेज, मतलब वो कोई HTML पेज हो सकता है, प्लेन डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई JSP पेज हो सकता है, या तो वो सर्वलेट भी हो सकता है। जो भी है उसका आउटपुट, जो भी उसका आउटपुट है वो आपके करंट पेज के आउटपुट में जुड़ जाएगा। Whether a servlet or JSP, the server interprets it in a normal manner and places the output into the main page। चाहे वो सर्वलेट हो या JSP पेज हो, सर्वर उसे एक ही तरह से इंटरप्रेट करेगा और उसका आउटपुट आपके करंट पेज के आउटपुट में जोड़ देगा, जहाँ पे आपने उसको इंक्लूड किया है वहाँ पे। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं, JSP इंक्लूड एक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो यहाँ पे उसका सिंटेक्स बताया है कि किस तरह से हम उस एक्सटर्नल पेज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखो JSP:include, ये JSP एक्शन की सिंटेक्स है। लेस देन JSP:include, फिर पेज इक्वल टू रिलेटिव URL। यहाँ पे आपको वो रिलेटिव URL लिखना है। देखो रिलेटिव URL क्यों लिखा है यहाँ पे पता है? क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन के ही किसी पेज को इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे एब्सोल्यूट URL नहीं लिखा है। तो पेज, ये जो पेज यहाँ पे लिखा है ना, वो क्या है? पेज वो एट्रीब्यूट है JSP इंक्लूड एक्शन का। The page attribute is the required one. It should specify the relative URL referencing the resource। मतलब कि वो जो रिसोर्स, मतलब कि वो जो JSP या सर्वलेट है जिसका आउटपुट आप इंक्लूड करना चाहते हो, वो आप मेंशन कर सकते हो पेज डायरेक्टिव के द्वारा, पेज एट्रीब्यूट के द्वारा। Relative URL that don't start with a slash are interpreted to the location of the main page, and those that starts with a slash are interpreted relative to the base web application directory। मतलब कि जो रिलेटिव URL लिखते हो उसमें अगर आप पहले स्लैश नहीं करते तो वो कहाँ पे ढूंढी जाएगी? जहाँ पे आपका ये मेन पेज है, मतलब करंट पेज जहाँ पे है वहीं पे उस JSP पेज को ढूंढा जाएगा।
लेकिन अगर आपने इस रिलेटिव यूआरएल की शुरुआत स्लैश से की है तो उस पेज को आपकी एप्लीकेशन का जो रूट फोल्डर है ना वहां पे ढूंढा जाएगा। URLs that start with slashes are interpreted differently by the server than the browser. For server, it means relative to the current web application, and for browser, it means relative to the server root. हाँ, ये ब्राउज़र के लिए और सर्वर के लिए ऐसे URLs की जो स्लैश से शुरू होते हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन है अर्थघटन वो दोनों अलग अलग करते हैं। ब्राउज़र को जब ऐसा कोई URL मिलता है जो स्लैश से शुरू होता है तो वो सर्वर के रूट में सर्च करता है, और सर्वर को जब ऐसा कोई URL मिलता है तो वो एप्लीकेशन के रूट में सर्च करता है। प्लेसिंग द सेकेंडरी पेजेस, अब कहाँ पे रखे इन सेकेंडरी पेजेस को हम? We can place the secondary page at any location, but it is a good idea to place them in WebINF. देखो अब ये secondary page जो है आपके अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि हेडर और फुटर के लिए मैंने पेज बना के रखे, समान हेडर फुटर देने के लिए, तो ऐसे पेजेस को क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए, है ना। सपोज कि किसी भी तरह उसको नाम पता चल गया या उसने एक्सीडेंटली टाइप कर दिया यूआरएल हेडर वाले पेज का, तो केवल हेडर ही उसको डिस्प्ले हो, ऐसा ना हो। उसने फुटर्स का यूआरएल डाल दिया, एक्सीडेंटली सही भी हो गया वो, तो फुटर का पेज उसको दिखना नहीं चाहिए। मतलब ये दोनों पेज हेडर्स और फुटर्स की जो हमने हमारी हर एप्लीकेशन में इंक्लूड करने के लिए बनाए हैं, उनको क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए, और वो दोनों पेज सेपरेटली भी रन नहीं होने चाहिए, अकेले भी रन, इंडिविजुअली भी रन नहीं होने चाहिए। अगर रन हो तो वो किसी में जुड़ने के लिए रन हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम वेब INF में रखते हैं जिससे क्लाइंट उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए और हम उसको एक्सेस कर सके। So it is a good idea to place them in WebINF. Doing so, the client can't use them directly and the server will get it easily. XML syntax and JSP include action. So far, if you have noticed, the syntax of JSP colon include very similar to the XML syntax that we have seen for various JSP constructs. मैंने कल भी बताया था कि अगर हम XML में पेज लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी XML सिंटेक्स में अगर JSP एक्सप्रेशन या स्क्रिप्टलेट या डिक्लेरेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ पे केवल लिखना क्या है हमें, मतलब वो जो सिंटेक्स हमें दी गई है, जैसे कि एक्सप्रेशन के लिए JSP कॉलन एक्सप्रेशन ऐसा लिखना है, ठीक है। Actually, it is the first JSP which does not contain any classic syntax as compared to others. तो ये तो JSP include वैसे तो दिखने में ही XML जैसा है, तो इसको कोई XML syntax सेपरेटली नहीं दी गई है। Remember that XML element names can contain colons. हाँ, ये आपको केवल याद रखने को कहा जा रहा है कि भाई XML जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम में कॉलन होते हैं, हो सकते हैं। XML टैग्स आर केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव है, XML टैग की बात हो रही है। XML टैग्स मस्ट बी एक्सप्लिसिटली क्लोज्ड। XML टैग को आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप HTML टैग्स लिखते हो और उन्हें आप एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करते हो तो चलता है। फ्लश एट्रीब्यूट, ये फ्लश एट्रीब्यूट JSP इंक्लूड एक्शन का हमने अभी एक एट्रीब्यूट देखा, पेज एट्रीब्यूट, और दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो है फ्लश एट्रीब्यूट। In JSP 1.1 it was the required attribute. Now in JSP newer versions it is optional. शुरू में ये एट्रीब्यूट JSP include एक्शन के साथ कंपलसरी था, अब ये ऑप्शनल हो गया है। दिस एट्रीब्यूट कैन बी ट्रू और फॉल्स, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द आउटपुट ऑफ द मेन पेज शुड फ्लश्ड बिफोर द इंक्लूजन ऑफ द पेज, डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। मतलब कि क्या यहाँ पे
कह रहा है कि भाई वो जो सेकेंडरी पेज है वो करंट पेज में शामिल है, उसके पहले आउटपुट डिस्प्ले हो जाना चाहिए या नहीं। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे फ्लश एट्रीब्यूट के जरिए। प्लस अगर ट्रू है तो ऐसा होगा कि वो पहले डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्या होगा कि ऐसा अगर हम ट्रू रखते हैं इसको, तो कभी कभी अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो क्लाइंट को ऐसा दिखने को मिलेगा कि पहले वो हेडर का हेडर का आउटपुट पहले आ जाए, फुटर का भी आ जाए और फिर हमारा मेन कंटेंट लोड हो। ऐसा आपने भी कई बार कई वेब पेजेस में देखा होगा कि ऐसा कभी कभी होता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, तो फॉल्स रखने से अच्छा है क्योंकि पूरा पेज मतलब कि इंक्लूडेड पेज और करंट पेज दोनों का आउटपुट एक साथ ही क्लाइंट को देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, ये न्यूज़ डॉट जेएसपी पेज एक बना हुआ है यहाँ पे। HTML है, टाइटल दिया है रिसेंट न्यूज़, फिर बॉडी बॉर्डर इज इक्वल टू 5 अलाइन इक्वल टू सेंटर व्हाट्स न्यू एट njsnews.com। ये एक यहाँ पे रो ऐड कर दी, फिर टेबल ओवर, फिर पैराग्राफ लिखा हियर इज ए समरी ऑफ 3 लेटेस्ट न्यूज़। अब ऐसा हम बता रहे कि 3 लेटेस्ट न्यूज़, और ये तीनों ही न्यूज़ अलग अलग फाइल्स से आ रहे हैं। अलग अलग फाइल बना के हमने न्यूज़ को स्टोर किया है। तो उन फाइल्स को हम इंक्लूड करके क्लाइंट को न्यूज़ की लिंक देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे LI लिस्ट, पहला लिस्ट एलिमेंट जो आएगा उसमें हमने क्या लिखा है, JSP कॉलन इंक्लूड पेज इक्वल टू WebINF item 1.html। मतलब एक HTML पेज बना के हमने WebINF में रख दिया, रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, HTML पेज भी रख सकते हैं, item 1.html। फिर दूसरा लिस्ट आइटम जो है उसमें हमने क्या किया, JSP कॉलन इंक्लूड पेज इक्वल टू WebINF item 2.html। और तीसरा जो एलिमेंट है वो हमने item 3.jsp। अगर सर्वलेट को यहाँ पे हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे सर्वलेट का URL देना पड़ेगा, कस्टम URL जो हमने web.xml में दिया है वो। अब क्या होगा, ये जो हमारा न्यूज़ वाला पेज जब रन होगा तो उसमें 3 लिस्ट एलिमेंट आएंगे और वो तीनों लिस्ट एलिमेंट में जो कंटेंट है वो अलग अलग पेजेस से आएगा। अब देखो नीचे बताया है आपको item 1.html, गुड फ्राइडे इज गोइंग टू बी नो गुड फॉर दी एनजेस। ये item 2, होली सेलिब्रेशन इज परमिटेड बाय द मैनेजमेंट, item 2। फिर ये item 3.jsp, ये दोनों HTML है, item 1.html item 2.html। और तीसरी वाली जो है वो JSP है जिसमें डायनेमिक कंटेंट भी जनरेट होगा। कॉलेज बस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है बोल्ड इटैलिक में, द कॉलेज बस विल बी ऑन द टाइम एंड नॉट वेट फॉर द लेट कमर्स। फिर नीचे JSP एक्सप्रेशन लिखा है, न्यू java.util.dat मतलब करंट डेट टाइम डिस्प्ले किया है, और response.add कुकी न्यू कुकी 1 साथ ही एक स्क्रिप्टलेट भी लिखी है यहाँ पे जिसमें हम रिस्पॉन्स में एक कुकी को ऐड कर रहे हैं जिसका नाम रखा है 1 और उसकी वैल्यू भी रखी है 1। ये 3 एक्सटर्नल फाइल्स items 1.html, items 2.html और items 3.jsp, तीनों को हमने यहाँ पे इस पेज में इंक्लूड किया है news.jsp। देखो ये उसका आउटपुट news.jsp, what's new at njsnews.com, summary of 3 latest news, good friday is going to be no good for the njes, holy celebration is permitted by the management, college bus will be on the time and not wait for the latecomers and date time। तो ये तीनों लाइंस जो आप देख रहे हैं वो अलग अलग फाइल से आ रही है। एक्चुअली ये तीनों अलग अलग फाइल का आउटपुट ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये पेज जब हमारा रन हुआ news.jsp तो इसमें 4 पेजेस का आउटपुट दिखाई दे रहा है अभी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके, द एडवांटेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हेनेवर द इंक्लूडेड पेज इज चेंज, you don't need to change the main page which included।
अगर वो सेकेंडरी एडवांटेज ये है कि सेकेंडरी पेज जो है वो अगर चेंज होता है, उसके कोड में कहीं पे भी चेंज होता है, तो आपको मेन पेज में कहीं भी चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस पेज का कोड तो आपके पेज में आ ही नहीं रहा, डायरेक्टली आउटपुट ही आ रहा है, कोड है ही नहीं इसमें, तो आपको भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आपका करंट जेएसपी पेज जो है उसका जो कंपाइल्ड वर्जन है वो चलेगा, क्योंकि उसमें तो ऐसा लिखा है कि उस पेज का आउटपुट ही चाहिए अपने को। तो वो पेज चेंज हुआ है तो उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा, करंट पेज को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये इसका एडवांटेज है। एज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स सो एज इट हैज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑफिस में यहाँ जो है, as every coin has two sides, so as it has the disadvantage of JSP colon include action is that we can't include any JSP code in it that changes the main page। अब देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो एडवांटेज है तो यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज ये है कि उस सेकेंडरी पेज में हम ऐसा कोई कोड नहीं लिख सकते कि जो मेन पेज में कुछ एक्सेस कर सके या मेन पेज में कोई बदलाव कर सके, क्योंकि वो जो कोड है वो तो वहीं पे कंपाइल हो जाएगा, वो कोड अपने करंट पेज में शामिल नहीं हो रहा है। अगर हम वहाँ पे कोई ऐसा कोड लिखना चाहते हैं, जैसे कि वहाँ पे हम करंट पेज के लिए कुछ अपडेशंस करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कोड तो वहीं का वहीं कंपाइल हो जाएगा, तो यहाँ का कोड उसको नहीं पर्याप्त होगा, अवेलेबल नहीं है। करंट पेज में भी हम उस पेज के कोड को एक्सेस नहीं कर सकते, और उस पेज में भी हम इस करंट पेज के किसी कोड में चेंजेस या एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कोड दोनों सेपरेट फाइल में ही है, केवल आउटपुट ही ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम यहाँ तक रखते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।